अभी जो दौर इंडिया में चल रहा है ऑलमोस्ट एक सिमिलर दौर उस जमाने में भी था, क्योंकि 1980 का जो दौर था वो दौर ऐसा था कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स, बड़े बड़े कम्युनल राइट्स 1980 के दौर में हुई थी। ये वही दौर था जब राम जन्मभूमि मूवमेंट भी चल रहा था और पूरे इंडिया के अंदर रथ यात्रा करके अलग अलग कम्युनल इंसिडेंट्स, वायलेंस होने का वो वक्त था। और उस वक्त सिचुएशन ऐसा था कि इंडिया में आप किसी भी मुसलमान से जाकर पूछो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दंगे दंगे दंगे, यही बताते हैं, दूसरा कोई प्रॉब्लम किसी के जहन में जा नहीं रहा था। उस वक्त आप देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे तंजीमें हुई जो मुसलमानों को इन दंगों से बचाना, दिफा करना, यही नीयत से बहुत सारे तंजीमें शुरू हुई। दिल्ली के अंदर आदम सेना बुखारी साहब ने शुरू की थी, मुंबई के अंदर दलित मुस्लिम महाज और मस्तान सेना शुरू हुई थी, केरला के अंदर मदनी साहब ने ISS शुरू किया था, अलग अलग जगह, शायद हैदराबाद में भी तंजीमें शुरू हुई थी उसी लिहाज से दिफा। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कैसा आप देखेंगे, ये बहुत सारे तंजीमों का नाम आप लोगों को पता होगा या चंद लोग आज पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसी तंजीमें भी थी। दूसरा सवाल आता है, ऐसी तंजीमें थी जो गई कहाँ, क्यों आज हम नहीं देख रहे हैं उन्हें? जिस तरीके से उनको होना चाहिए था इस सिचुएशन में, इतने क्रुशियल सिचुएशन में, ये तंजीमें नजर नहीं आ रही हैं। कहाँ गई ये तंजीम, खत्म कैसे हो गई? तो ये सारे तंजीमों के अंदर अगर हम देखेंगे थोड़े मेजर फ्लॉज थे, थोड़े मेजर फ्लॉज थे। और मेजर फ्लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट फ्लॉज ऐसा था, एक शख्सियत परस्ती के पीछे तंजीम थी। पूरी की पूरी तंजीम शख्सियत के पीछे थी, यानी एक अफराद, वो अफराद अल्टीमेट सुप्रीम पावर, वो जो कहता है वो तंजीम, उसे कोई रोकने वाला नहीं, उसे कोई टोकने वाला नहीं, उस पर कंट्रोल रखने वाला कोई नहीं। उस सुप्रीम लीडर के बाद उस तंजीम का लीडर कौन? उसका बेटा, समझे? यानी कोई क्वालिफिकेशन नहीं सिवाय इस क्वालिफिकेशन के फला इस खानदान के अंदर है। एक चीज था। दूसरा, इस्लाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहता है, शूरा का एक निजाम होता है। शूरा हमारे लिए क्या है? वही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और वही नहीं आएंगी, कोई भी मलक आकर वही नहीं देंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के ऊपर सबसे बड़ी एक नेमत क्या थी? हमारे लिए शूरा था। कुछ भी करना है आपस में शूरा करके फैसला लो। ये शूरा का कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखेंगे ऐसी तंजीमों के अंदर नहीं था। तीसरा चीज उसके अंदर ये था, लीडर्स थे, जैसे फल्की साहब ने बताया, लीडर्स थे, लेकिन काम कौन करेगा? मुआब आते थे। अगर आप उस जमाने में अब्दुल नासिर मदनी जो बहुत बड़े एक स्पीकर थे, बहुत जबरदस्त काम भी उन्होंने उस जमाने में किया था, उनके प्रोग्राम्स में अगर आप क्राउड को देखते तो आजकल के ये जो मोदी का क्राउड भी कुछ नहीं है, वैसा क्राउड उस जमाने में जमता। मुसलमान जोश में आकर तकबीर, अल्लाह अकबर, नारेबाजी सब चलते, लेकिन मॉब से कुछ होता नहीं है। याद रखिए, भीड़ है ना, भीड़ से आज तक कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। ये जो भीड़ को जमा कर कुछ होगा, भीड़ आएगी, एक मुद्दे पर आएगी, भाषण सुनेगी, स्पीच सुनेगी, जोश में घर में चले जाएगी, फिर उनके बाद से उसका, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसका बिजनेस वही हो गया, समझे? भीड़ से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर मिसिंग क्या था? यहाँ पर मिसिंग था कमिटेड कैडर्स। कैडर्स और भीड़ में बहुत बड़ा फर्क होता है। कैडर वो होता है जो ट्रेंड होता है, जो एजुकेटेड होता है। एजुकेटेड मतलब जिस काम के लिए उसको लाए उस काम के लिए एजुकेटेड होता है। नंबर 3, हर तरीके का सेक्रीफाइस के लिए तैयार होता है। नंबर 4, उसका कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉज अनपैरेलल होता है। ये कैडर सिस्टम मुसलमानों के अंदर, इंडिया के अंदर हमने एक बहुत बड़ा चीज देखा था कि लीडर्स हैं, तंजीमें हैं, भीड़ है, सब है, लेकिन एक डिसिप्लिन कैडर नेटवर्क की कमी थी। और आखिरी चीज उसके अंदर ये चीज है, मेंबरों को पूरी आजादी होनी चाहिए अपने लीडर्स की तनकीद करने की। मेंबरों को पूरी आजादी होनी चाहिए अपने लीडरों की एहतिसाब करने की। ये एक चीज मिसिंग था। इन सारे चीजों को धीरे 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 कर कर ये तंजीम के अंदर हम लोग बनाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं पॉपुलर फ्रंट कैसा बना होगा, इतनी बड़ी तंजीम है, बड़े बड़े लोग मिलके जबरदस्त मीटिंग पे मीटिंग करके तंजीम बनाए करके सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं हुआ। एक छोटा सा एक प्रॉब्लम हुआ था केरला में, एक गांव में। वो प्रॉब्लम में मुसलमानों को बहुत तकलीफ हो गई थी। नेक्स्ट ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना, इसलिए वो गांव के चंद लोग जमकर लोग बोले कि नेक्स्ट हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में ऐसा और एक प्रॉब्लम नहीं होना है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसा है? तो चंद लोगों ने कहा कि फला शहर में भी चंद लोग रहते हैं, उनको भी बुलाओ, उनके साथ भी हम लोग बैठेंगे। तो ऐसे ही एक चंद लोग बैठकर फाइनल एक नशिश हुआ जिसमें 17 लोग थे, एक गांव के 17 लोग थे। वो 17 लोग मिलकर डिस्कशन कर कर कुछ आगे हम लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से करना करके फैसला लिए। बस एक छोटा सा फैसला एक गांव में एक छोटे से घर के अंदर हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फैसले का नतीजा हम देखते हैं, इंडिया में इतने रियासतों में तंजीम फैली है। इसलिए आज तक सब लोग यही पूछते रहते हैं किसने शुरू किया, कौन बड़ा आदमी है जो इसको शुरू किया,
कौन तो बड़ा एक शख्सियत रहना है ना जो शुरू कर देंगे, क्योंकि जहन वही है ना, कुछ शुरू होना तो उसके पीछे कोई बड़ा चेहरा होना, इसके पीछे कोई चेहरा नहीं। जो भी चेहरा होते हैं 3 साल में चेंज हो जाते हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरा टर्म अक्टूबर में खत्म हो रहा है, कोई और आ जाएंगे, कोई और आ जाएंगे, मैं उनकी इताअत करूंगा। तो ये तंजीम कोई बड़ा एक प्लानिंग कर कर बनाया हुआ एक ये नहीं था, एक जरूरत के मुताबिक बनाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें थोड़े कोर प्रिंसिपल्स जो मैंने अभी आपके सामने बताए, जिसमें लीडरशिप के बारे में है, इताअत के बारे में है, कैडरशिप के बारे में है, एहतिसाब के बारे में है, इन चीज़ों को बुनियादी तौर पर वेरी स्ट्रांग हम लोगों ने पकड़ा। और लगता है इसको बुनियाद से पकड़ने की वजह से क्या हो गया, कम्युनिटी के अंदर एक वैक्यूम था, जिस वैक्यूम को अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ायदा हुआ और हम लोग एक अलग अलग जगह तक पहुँच गए। आज भी आप देखते हैं पॉपुलर फ्रंट इंडिया का सबसे ज़्यादा टारगेट होने वाला संगठन है, उसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग कभी कभी ये सोचते हैं हम लोग काम कैसा कर रहे हैं, समझे, काम कैसा कर रहे हैं। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं जो हमारे पीछे नहीं है। ईडी हर दिन हमारे पीछे पड़ी है, हमारे लीडर्स, स्टेट लेवल लीडर्स अरेस्टेड हैं, हमारे मेंबर्स अरेस्टेड हो भी, अपने स्टेट में नहीं, लोग यूपी में जाके अरेस्ट करेंगे, यूपी के जेलों में डालते हैं हमें लेके जाकर, अपने स्टेट्स में भी नहीं रखते। एनआईए हमारे पीछे है, एनआईए अलग अलग, मुझे नहीं लगता किसी तंजीम के ऊपर इतने ज़्यादा एनआईए केसेस हैं जितने हम पर हैं, मतलब एनआईए जिनके पीछे पड़ा है। यूएपीए केसेस, अभी अभी सब लोग यूएपीए बोल रहे हैं। यूएपीए जब से आया, सबसे पहले यूएपीए के कैंपेन हमने किया था, और यूएपीए सबसे ज़्यादा शायद किसी तंजीमों में रहेंगे हमारे मेंबरों पर पड़ता है। छोटे छोटे इशू में भी पॉपुलर फ्रंट के मेंबरों के ऊपर जब एक पेटी, बाकी लोगों पर पेटी केस पड़ेगा, हम पर पेटी केस नहीं पड़ता, हम पर यूएपीए पड़ता है। यूएपीए का मतलब क्या, एक बार अंदर गए 7 साल आप बाहर नहीं आ सकते, 7-8 साल बाहर नहीं आ सकते। तो इस तरीके के प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऐसा टारगेट हो रहा है। तो एक सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा गैर कानूनी काम कर रहे हैं क्या हम लोग? कुछ बड़ा एक जो एक लेबल बनाया गया है, टेरर आउटफिट, ये आउटफिट, वैसा कुछ काम कर रहे हैं क्या? हर किसी को पता है और हर कोई जानता है कि बैन 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 बोल रहे हैं, बैन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बैन करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग इन्हें कॉन्फिडेंस में आपके सामने आकर बातें कर रहे हैं सारी चीजें। तो हमें टारगेट करने के चंद रीजंस हैं। ये रीजन मैं आपको बताता हूँ। चिदम्बरम जब इंडिया का होम मिनिस्टर था, दिल्ली में चिदम्बरम ने मुस्लिम लीडरों और मुस्लिम संगठनों का एक मीटिंग बुलाया था। उसमें सबको बुलाए थे, हमें नहीं बुलाए थे। उस मीटिंग के अंदर चिदम्बरम को उस टाइम के मुसलमान लीडरों ने पूछा, पॉपुलर फ्रंट को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं आपको 2012-13 की बात है। ये 2012-13 में वो मीटिंग में चिदम्बरम 2-3 बातें बताया था। उसमें एक बात चिदम्बरम ने बताया था, हमें इनको टारगेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि नंबर 1, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जैसे मैनिपुलेट नहीं होती। मैनिपुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए, अगर एक आदमी के हाथ में आप सब कुछ पावर दे देते हैं, बहुत खतरा है, क्योंकि आप उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट। बहुत आसान है। अगर एक तंजीम का कोई एक बड़ा लीडर आप एक आदमी को बनाए, उस एक आदमी के पीछे ईडी का केस ओपन कर लीजिए, ईडी का एक केस ओपन कर लीजिए, देखते हैं कैसा मैनिपुलेट नहीं होता। कल कभी कभी आप लोगों को फिक्र होता है ना, क्या भाई इतने अच्छे आदमी ऐसा स्टेटमेंट दे डाले, पीछे क्या हो रहा है पता नहीं आप लोगों को, हमें पता है पीछे क्या होता है। किस तरीके से वहां पर जाकर उनको सामने बैठाकर उनके सामने फाइल्स रखे जाते हैं। अगर आप हमारे जैसे, हमें जो चाहिए वो स्टेटमेंट्स नहीं देंगे, आपके साथ ये होगा, ये होगा, वो होगा, मजबूरन करना पड़ता है। लेकिन वहां पर चिदम्बरम ने उस टाइम पर कहा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। दूसरा चीज जो है, मुस्लिम कम्युनिटियों के अंदर मुस्लिम तंजीम सिर्फ मुस्लिम इश्यूज पर बात करना है, नेशनल इश्यूज पर बात नहीं करना है। पॉपुलर फ्रंट से हमें प्रॉब्लम यह है क्योंकि पॉपुलर फ्रंट नेशनल इश्यूज पर बात करती है। उन्हें पसंद नहीं है मुसलमान नेशनल इश्यूज पर बात करें, उन्हें पसंद नहीं है मुसलमान किसानों के बारे में बात करें, उन्हें पसंद नहीं है मुसलमान प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें। आप अपने उर्दू स्कूल के बारे में बात करो, आप अपने कब्रस्तान के बारे में बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें ही रहो जिंदगी भर, उर्दू स्कूल, कब्रस्तान, इसके पीछे ही रहो आप लोग। लेकिन मेजर इश्यूज पर आप बात नहीं करना, रिजर्वेशंस पर आप बात नहीं करना, अफर्मेटिव एक्शन पर आप बात नहीं करना, और ये लोग ये कर रहे हैं, ये डेंजर है। नंबर 3, इंडिया में एक दिन में पूरे इंडिया में एक ही तरीके का कैंपेन कर सकते हैं लोग। एक दिन में पूरे इंडिया में जहां जहां ये लोग हैं वहां पर सिमिलर टाइप का कैंपेन कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे, आज हम लोग डिसाइड करते हैं पॉपुलर फ्रंट कि कल फला एक प्रोटेस्ट होना है, कल फला कुछ होना है, इंशाल्लाह कल होगा वो।
वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क है, वरना नहीं होगा ये सब चीजें। बयानबाजी होंगे, आपको टॉप से लेके बॉटम तक जो एक नेटवर्क होता है, वो कैडर्स होता है, उस वजह से हो रहा है। तो उसने कहा ये प्रॉब्लम है। और चौथा बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ मुसलमानों के बीच में काम नहीं करते, गैर मुसलमानों के साथ भी ये लोग बहुत सारा एक अलायंस बिल्डिंग कर रहे हैं। पॉलिटिकल अलायंस बिल्डिंग नहीं, सोशल अलायंस बिल्डिंग हम लोग करते हैं। हमारा दलित ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत अच्छे रैपोस हैं, हमारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत अच्छे रैपो हैं, लेफ्टिस्ट हो उनके साथ बहुत अच्छे हमारे ये हैं, लिबरल्स हैं या फिर प्रोग्रेसिव्स हैं उनके साथ हमारा बहुत अच्छा एक रैपो है। और हम सिर्फ ट्राइबल्स हैं उनके साथ हमारे बहुत अच्छा काम चलता है। तो सिर्फ आप मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं था, आप दूसरों के बारे में भी बात कर रहे हो, दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, बड़ा प्रॉब्लम है। और ये इतने सारे चीजें थी। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इस 4 में उन्होंने एक चीज ऐड किया है। वो ऐड क्या किया है उन्होंने कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। 2014 में जब बीजेपी आई थी, बीजेपी का एक्सपेक्टेशन ऐसा था, हमें भी बहुत सारे लोग आकर बोले थे, बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम लीडरों ने भी हमसे आकर हमें सलाह दिया था, सजेशन दिया था कि थोड़ा खामोश हो जाओ, थोड़ा क्या हो जाओ, खामोश हो जाओ, पहले जैसा माहौल नहीं है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है, मोदी है, थोड़ा खामोश हो जाओ वरना आपको टारगेट करेंगे। हम लोगों ने हमारे तंजीम के अंदर एक चीज वेरी स्पेसिफिकली हमने एज अ पॉलिसी लिया है, कोई भी फैसला अगर खौफ और डर की बुनियाद पर लिया जाता है, उस फैसले में अल्लाह की मदद नहीं आती, याद रखिए। कोई भी कितना अच्छा फैसला भी हो, उसको आप हिकमत बोलो, मसलियत बोलो, क्या भी नाम दो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन जो फैसले खौफ के बुनियाद पे लिए जाते हैं उसमें अल्लाह की मदद नहीं आती। ये हमारा कोर था। तो अगर पॉपुलर फ्रंट का एक्टिविटी कम करना ताकि गवर्नमेंट का प्रॉब्लम हमें ना हो, ये हिकमत नहीं है, खौफ है। ये हिकमत नहीं है, ये खौफ है। और खौफ के बुनियाद पर हम फैसला नहीं ले सकते। हमारा था ये जो आरएसएस बीजेपी को, अगर कोई इंडिया में, मुझे नहीं लगता आरएसएस बीजेपी के ऊपर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमारे से पहले कोई है कर, क्योंकि जब आरएसएस का नाम भी किसी को पता है था, उस टाइम हम लोग आरएसएस चिल्लाते थे। उस टाइम बहुत सारे लोग, मैं भी जब कॉलेज में था, मैं एक लॉयर्स की मीटिंग को गया था, 2003 या 4 की बात करता हूँ, जब मैं फाइनल ईयर डिग्री में था। तो मैं जाके एक लॉयर्स के बीच में जाकर जब मैं इंडिया के हालात के बारे में बोल रहा था, वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, ये छोटे बच्चे कॉलेज के लोग, क्या पता है आप लोगों को, इंडिया में कभी ऐसा भी होगा नहीं। आज जो हो रहा है यही चीज हम लोग उस टाइम बोल रहे थे, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा करके, मान नहीं रहे थे। क्योंकि उस वक्त से हम लोग इस आरएसएस क्या है, ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है, ये इसका ग्रेविटी क्या है, वो ग्रेविटी को हम लोगों के सामने उस टाइम से रखते थे, कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है ये। और हमें इनका एक चीज पता है कि अगर आप इनको अगर आपने अंदाजा दे दिया कि आप लोग डर गए हैं, अगर आपने इनको छोटा सा एक इशारा भी दे दिया है कि आप लोग डर गए हैं, वो आपके घर के अंदर घुसकर आपको मारेंगे। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये मस्जिदों के सामने जो रामनवमी का इशू आया, आपको क्या लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन आया? ऑल ऑफ अ सडन नहीं आया। इससे पहले वो लोग होली के वक्त प्रॉब्लम क्रिएट किए। आप लोग जाकर उनको बात करके रोकने की जगह आप लोगों ने क्या किया, मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या किया, मस्जिद के ऊपर टालपरीन लगा दिया। मस्जिद के ऊपर क्या लगा दिया? टालपरीन लगा दिया। वो टेस्ट कर रहे थे कि लोग डर रहे हैं कि हमारे से। वो हमने सिम्टम्स दे दिया, कम्युनिटी ने अफसोस सिम्टम्स दे दिया कि हाँ हमें थोड़ा डर है। वो सिम्टम्स को आपने देखा पूरे इंडिया में एक ही दिन में किस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया। ये ऐसे लोग होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ये एक मिजाज है, इस मिजाज से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं। क्योंकि आज के जमाने में आप काम भी करेंगे, कौम की हिफाजत भी करेंगे, हुकूक की हिफाजत भी करेंगे, और प्रॉब्लम भी नहीं आना ये मान के चलेंगे, ये कोई बहुत बड़ा एक ख्वाब का मामला है। ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। आप इतने बड़े एक पावरफुल फैसिस्ट के सामने जब हक की बात बोलेंगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसके पास पावर है, उसके पास एजेंसीज है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। ऐसे टाइम पर वो रिस्क लेने के लिए तैयार होना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं खामोश बैठेंगे, 3 साल गुजरने दो, हालात अपने आप बदल जाएंगे, वो ऑप्शन नहीं है, प्रिविलेज नहीं है हमें। आपको यहां पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना ही पड़ेगा और जान के कि आप पर एक्शन होगा।
और एक्शन जब वो लेने के लिए आएगा, आपके पास ऐसा स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम भी होना चाहिए उस एक्शंस को क्या करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। आपके पास ऐसा एक सिस्टम भी होना चाहिए कि रास्ते पर तो रास्ते पर, कोर्ट पे तो कोर्ट में, जहां पर भी जाकर भी किस तरीके से अपने दिफा करना है, दिफा करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जोश में आके भाई जाएंगे अल्लाह है हमारे साथ बोले तो नहीं होता, समझे? चलो भाई जोश में जाएंगे, बात करेंगे, स्पीच करेंगे, अल्लाह है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक मुनज़्ज़म सिस्टम होना चाहिए। एक एक कदम जो आप लेते हैं वो कदम से क्या प्रॉब्लम आता है पहले एंटिसिपेट करना होगा, एंटिसिपेट करके वहां पर आगे बढ़ना होगा। फिलहाल मैं आपके सामने ये चीजें इसलिए रखा था क्योंकि एक नेचर आपके सामने मैं रखना चाहता था तंजीम के। अब मैं ये बात खत्म करके मैं थोड़े और सीरियस चीज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैं आपके सामने जो है वाकियात नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो है हालात को वाकियात के साथ जोड़ लेते हैं। वहां पर वहां हुआ, वहां पर रामनवमी हुआ, वहां पर यह हुआ, इसके बारे में सोच के हम समझते हैं मुझे हालात के बारे में सब मालूम है। असल में ये हालात नहीं है। जो इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, इवेंट्स हालात नहीं है। हालात क्या है, जिसके वजह से ये इंसिडेंट होता है या इस इंसिडेंट्स के वजह से क्या होगा वो हालात है। किन वजहों से ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं और इस इंसिडेंट्स के वजह से क्या होने वाला है वो हालात है। और हमें इसमें एक अफसोस लग रहा है कि इस चीज पर गौर फिक्र नहीं हो रही है। गौर फिक्र का मतलब मैं आपको बताता हूं, बड़ी बड़ी बात मत लीजिए, सिंपल चीज आपके सामने बताता हूं। आपके हर मोहल्ले में एक छोटा सा एक ग्रुप होता ही है, दोस्तों का, लीडरों का ग्रुप होता ही है, नेचुरल है। जब वो ग्रुप आपस में बैठता है, उस ग्रुप का एजेंडा क्या होता है? तो छोटा ग्रुप जो मशवरे के लिए बैठता है, चाय पर, खाने पर, उसका एजेंडा क्या होता है? एजेंडा में दुनिया की बातें, फलस्तीन में ये हुआ, अफगानिस्तान में ये हुआ, इराक में ये हुआ, ये पूरे बातें आ जाते हैं। आज रात को 9 बजे मेरे मोहल्ले में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम को मैं कैसे फेस करूंगा वो हमारे एजेंडा में है ही नहीं। हमारे एजेंडा में है ही नहीं। दूर की बातें मत करो, 1 साल के बाद ऐसा होगा, 2 साल के बाद, नहीं नहीं नहीं। आज, टुडे, अगर आज शाम को 9 बजे कुछ एक क्राइसिस आ जाता है, वो क्राइसिस को हम लोग फेस कर सकते हैं क्या? नहीं। बस इस एजेंडे पर डिस्कशंस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है डिस्कशन, कहीं पर भी नहीं हो रहा। मैं इंडिया के अलग अलग सिटीज में जाता हूँ, अलग अलग लीडर्स गेट टुगेदर में अटेंड करता हूँ, हर जगह यही मिलता है, इस इश्यू पर डिस्कशन नहीं होता। हालात, सिचुएशन, आसाम में ये हुआ, वहां पर ये हुआ, वहां पर ये पूरी चीजें डिस्कस होती हैं। हम अपने मोहल्ले के बारे में डिस्कस करने के लिए हम तैयार नहीं। तो ये जो हालात हैं, इस हालात के बारे में हमें डिस्कस करना है। मैं वापस बताता हूँ, वापस क्लियर करता हूँ, इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस मत कीजिए। आजकल इंफॉर्मेशन, नॉलेज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के पास है। आप लोगों के पास भी कम रहा तो आप जाके आपके घर में औरतों से पूछेंगे, आपसे ज्यादा अपडेटेड वो लोग हैं। पिन टू पिन उन्हें मालूम है क्या हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, वहां पिन टू पिन आपको बताएंगे। वो इंसिडेंट्स का नॉलेज रख के मुझे सब मालूम है मत सोचिए। वो इंसिडेंट्स के पीछे डायनामिक्स क्या है और इंसिडेंट से कल क्या डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं वो हमें जानना जरूरी है। देखिए, आज इंडिया के अंदर एक जो बड़ा डायनामिक इंडिया के अंदर चल रहा है, वो इंडिया में आज एक लार्ज स्केल पोलराइजेशन चल रहा है। हमें समझना है लार्ज स्केल पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब यह होता है एक कौम के दिल में दूसरे कौम के लिए बेइंतहा नफरत पैदा करो, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। इस तरीके का नफरत पैदा करो कि उस कौम के साथ कुछ भी हो इसे कोई फिक्र नहीं, उस कौम के साथ कितना भी बुरा काम हो इसे फिक्र नहीं होगा। इसको पोलराइजेशन कहते हैं। इंतहा, एकदम बेइंतहा नफरत, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, आज जो इंडिया के अंदर पोलराइजेशन हो रहा है, इतना बड़ा पोलराइजेशन इंसानी तारीख में आज तक होकर नहीं। मैं दुनिया की तारीख, मॉडर्न तारीख नहीं बोल रहा, जब से इंसान आए तब से इतना बड़ा पोलराइजेशन नहीं हुआ है। क्योंकि आप वाकियात ले लीजिए, बड़ा पोलराइजेशन के वाकियात क्या है? फिरौन ने किया था बनी इसराइल के खिलाफ, यानी एक बहुत बड़े कौम के दिलों में बनी इसराइल के लिए क्या किया था? इतना नफरत डाला था कि उनके मर्द बच्चों का कत्ल भी होता था, किसी को परवाह नहीं है, जस्टिफाइड, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मर्द बच्चे जिंदा रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम है, ऐसा बोलते थे। लेकिन फिरौन ने ये पोलराइजेशन कितने लोगों के दिलों में किया होगा? उस वक्त मिस्र में रहने वाले चंद हजार या लाख लोगों के दिलों में किया होगा। और एक बड़ा पोलराइजेशन जो है जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने
यहूदियों के खिलाफ पोलराइजेशन किया था कि यहूदियों को कैंप में डाल के जला के मार रहे थे। उस वक्त भी जर्मन लोगों को कुछ पड़ी नहीं थी, हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है करके बोल रहे थे, क्योंकि जर्मनों के दिलों के अंदर ये पोलराइजेशन काम हो गया था। कितने लोगों के, कितने जर्मन के दिलों में पोलराइजेशन हुआ होगा? चंद करोड़। लेकिन आज हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर 80 करोड़ ज्यादा पॉपुलेशन के दिलों के अंदर डेली ये पोलराइजेशन का एक प्रोपेगेंडा आरएसएस और उसकी टीम चला रही है। 80 करोड़, इतना बड़ा पोलराइजेशन इतनी बड़ी तादाद में आज तक कभी भी नहीं हुआ इंडिया की तारीख में, दुनिया की तारीख में, इंसानों की तारीख में आज तक नहीं हुआ। ये पोलराइजेशन हो रहा है। अब आप पूछते हैं पोलराइजेशन से होगा क्या? पोलराइजेशन सबसे पहले ये होने वाला है कि कल अगर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कितना भी बड़ा जुल्म होगा इंडिया में, किसी को नहीं पड़ेगी। दो तरीके का रिस्पांस आप देखेंगे। एक रिस्पांस ये होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो भी जुल्म हो रहा है उस जुल्म को जस्टिफाई किया जा रहा है, जो हो रहा है सही है, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है, हमारे लिए खतरा है, इनको इसी तरीके से मैनेज करना। इसलिए आप आज देखते हैं, आप लोगों को ताज्जुब लगता होगा, भाई ये बेकसूर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंटों को लेके जाके 2-2 साल जेलों में डाल के बंद करके है ना, रिहा नहीं कर रहे हैं ना उनको। स्टूडेंट्स, भाई दिल्ली के स्टूडेंट्स को जेलों के अंदर डाल के 2-2 साल हो गए, बाहर नहीं आ रहे हैं वो लोग। आपको भी लग रहा है क्या भाई, क्यों इनको ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप जाके जनरल पूछ लीजिए, जो हो रहा है सही हो रहा है, देश के लिए खतरा है, ये लोग देश के लिए खतरा है, ये लोगों को कंट्रोल करना तो जेल में ही डालना है, इनको बाहर छोड़ना ही नहीं। यानी आप पोलराइजेशन का रिजल्ट क्या होने वाला है? जस्टिफिकेशन होगा। जस्टिफिकेशन, आपकी मस्जिदों के ऊपर आकर डीजे बजाया जाएगा, आपकी मस्जिदों पर अटैक होगा, तब जस्टिफिकेशन। क्या प्रॉब्लम क्या होगा? मुस्लिम मोहल्लों के बाहर जाकर हम लोग अगर त्योहार मनाए, प्रॉब्लम क्या होगा? मुस्लिम मोहल्ले का मतलब क्या है? इंडिया तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पर क्या मुस्लिम मोहल्ला? क्या पाकिस्तान है क्या? नहीं जाना क्या हम लोग? इंडिया में नहीं गए तो और किधर जाएंगे हम लोग? इंडिया है, किसी भी मस्जिद के सामने जाकर हम बजाएंगे, क्या प्रॉब्लम आपको? जस्टिफिकेशन, हर चीज को जस्टिफाई। और ये जस्टिफाई कौन कर रहे हैं? ये काम करने वाले नहीं, अपने घर में एसी रूम में बैठ के सोशल मीडिया में रहने वाले जस्टिफाई कर रहे हैं। आसाम के अंदर आपने एक वाकया देखा होगा, एक आदमी को पुलिस फायरिंग करती है, मैं वाकया नहीं बोलूंगा, फिर एक आदमी उसके बॉडी पर जम मारता था, आपने देखा होगा ना? क्या इससे पहले आसाम में किसी मुसलमान पर फायरिंग नहीं हुआ? हुआ, हमेशा से हो रहा है, बहुत दफा हुआ जहां पर पुलिस की तरह एट्रोसिटी में मुसलमान मरे। फिर फर्क क्या था इस बार? फर्क यह था, पहले जब भी एक मुसलमान पर इस तरीके से एक प्रॉब्लम होता था, जुल्म होता था, बहुत सारे लोग कहते थे जो हुआ गलत है। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो पुलिस ने किया वो सही है। ये लोगों को ऐसे ही डील करना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है इनको डील करने का, यही ऑप्शन है डील करने का। तो समझे मेरी बात? ये पोलराइजेशन का रिजल्ट ये आने वाला है। एक रिएक्शन होगा, जस्टिफाई किया जाएगा। दूसरा रिएक्शन होगा, जिनको पता है जो हो रहा है गलत है, लेकिन वो लोग खामोश रहेंगे, वो लोग खामोश रहेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं ज्ञान व्यापी इशू का चल रहा है, बहुत सारे लोग आकर आप लोगों से वोट पूछते हैं, आपके इफ्तार पार्टी में आकर इफ्तार पार्टी करते हैं, मुसलमानों को टोपी पहनते हैं, क्या क्या करते हैं। ज्ञान व्यापी इशू में कोई भी बात कर रहा है क्या? वही बात नहीं कर रहा है। बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया, किसी ने बात किया क्या? कोई बात नहीं करता। वही लोग जो 1992 को कह रहे थे कि जो हुआ वो काला दिन था, इंडिया के लिए शर्मनाक दिन था, वही लोग 2020 में नवंबर के महीने में जजमेंट आया, वो लोग कह रहे थे आज राम लल्ला के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। भाई आप ही लोग तो कह रहे थे कि 6 दिसंबर काला दिन है, आप ही लोग बोल रहे हैं कि आज क्या कहते हैं कि जश्न का दिन है। हुआ क्या? पॉइंट यही है कि पोलराइजेशन से क्या होने वाला है, ऐसे लोग जिनके दिल में पता है जो हो रहा है गलत है, वो लोग खामोश भी हो जाएंगे। इससे मतलब मैं बताना चाहता हूं, कोई भी बात करने वाला नहीं रहेगा। कोई भी जो आपके साथ हो रहा है उस चीज को गलत हो रहा है बोलने वाला नहीं रहेगा, उनको भी टारगेट किया जाएगा। अब त्रिपुरा के अंदर जो दंगे हुए, उस दंगे को एक्सपोज किसने किया? एक हिंदू जर्नलिस्ट लड़की है, उसने जाकर जो जो हुआ पूरा एक्सपोज किया। क्या किया उसके साथ? उसके ऊपर केसेस डाले गए, अभी भी उस पर केसेस चल रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स टीम त्रिपुरा में गई थी और जाके रिपोर्ट पब्लिश किया, उन सारे ह्यूमन राइट्स के जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर केसेस डाले गए। क्यों? उनको वार्निंग है, आप अपने घर में बैठो, आपको मुसलमानों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बैठो।
आप जब ऐसे केसेस पढ़ेंगे, मुसलमान ही अपने लिए बात नहीं करते, वो लोग करेंगे क्या? क्यों भाई हमें आपके बारे में बात करके केस अपने सर पर ले लेना? कोई आने वाला नहीं है। तो ये पोलराइजेशन का एंड रिजल्ट ही होने वाला है, और ये ज्यादा ही होने वाला है, कम होने वाला नहीं है। आप लोग जानते होंगे इंडिया में आज जेनोसाइड का कॉल दिया जा रहा है। जेनोसाइड जिसको उर्दू में हम लोग नस्लकुशी कहते हैं, यानी कत्लेआम कहते हैं, नरसंहार कहते हैं। जब जेनोसाइड के बारे में शुरू में हम लोग बात सुनते थे, जेनोसाइड इंडिया में होगा क्या, ख्याली पुलाव, होने वाला नहीं है करके। लेकिन आज आप देखते हैं आरएसएस डायरेक्ट नहीं बोलता, बीजेपी का कोई बड़ा लीडर डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लेकिन उनके छोटे छोटे जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो उनके ही फंडिंग में चलने वाले चंद लोग होते हैं, चंद स्वामी होंगे, उन लोगों के थ्रू ये बात को फैलाया जाता है। ये आरएसएस का एक स्टाइल है, आपको पता होना चाहिए। आरएसएस अगर कोई भी एक इशू क्रिएट करना चाहता है, सबसे पहले वो खुद नहीं बोलेंगे, वो लोग नीचे से एक माहौल बनाएंगे। बाबरी मस्जिद के वक्त भी वो हुआ, ज्ञान व्यापी के वक्त भी वही हो रहा है, हमेशा ऐसा ही होगा। तो अब आप देखिए एक माहौल बनाया जा रहा है, क्या है, जेनोसाइड होगा, मुसलमानों का कत्लेआम होना है, इतने लाख मुसलमानों को मारो, इतने लाख मुसलमानों को मारो, ओपन धर्म संसद के वो लोग कर रहे हैं। अब जेनोसाइड क्या है? हम लोग भी सुनते हैं जेनोसाइड एक प्रोसेस है। दुनिया में जेनोसाइड के ऊपर स्टडी करने वाली सबसे बड़ी टीम जो है, वो टीम अमेरिका में एक टीम है जिसको जेनोसाइड वॉच कहते हैं। उसका जो चीफ है ग्रेगरी स्टेंटन है। जेनोसाइड वॉच के चीफ ग्रेगरी स्टेंटन ने वो आदमी है जिसने 3 या 4 साल पहले ही बता दिया था कि रवांडा में जेनोसाइड होने वाला है। ये वो आदमी है जिसने 4 साल पहले ही बता दिया था कि रवांडा में क्या होने वाला है, जेनोसाइड होने वाला है। रवांडा में क्या आपको पता है? रवांडा में 2 ग्रुप थे, एक जात का नाम तुत्सी और एक जात का नाम हुतू था, और हुतू लोगों ने 6 लाख से ज्यादा तुत्सियों का कत्लेआम किया था। 6 लाख से ज्यादा, पता होगा आप लोगों को, इदी अमीन के उस जमाने में 6 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया था। रवांडा में ऐसा एक जेनोसाइड होने वाला है, ये पहले ही अंदाजा लगाया था जेनोसाइड वॉच ने। मतलब वेरी अथॉरिटी का ग्रुप है, और वही ग्रुप कह रहा है इंडिया के अंदर एक इंपेंडिंग जेनोसाइड है, यानी जेनोसाइड इन वेटिंग है। सेम ग्रुप, बेकार में नहीं कहते वो लोग, उनके पास पैरामीटर्स होते हैं, स्टडी करते हैं, साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं। अगर एक मुल्क के अंदर जेनोसाइड होना है तो उस जेनोसाइड के 10 स्टेजेस होते हैं, 10 मरहले होते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप आपके सिटीज में जो भी इसके बारे में स्टडी रखते हैं उनको बुलाकर ये जेनोसाइड के बारे में क्लास आप लोग ले लीजिए। जानना बहुत जरूरी है, वक्त नहीं है वरना मैं बता देता, लेकिन आप इंशाल्लाह प्लीज आपके लोकल किसी एक अच्छे नॉलेज रखने वालों को बुलाकर जेनोसाइड के बारे में एक अवेयरनेस क्लास, क्या है जेनोसाइड, आप लोग जानिए उसके बारे में। जेनोसाइड में अलग अलग स्टेज होता है, मैं आपको उसमें 2-3 स्टेज बता देता हूँ। मैंने पोलराइजेशन का एक स्टेज बता दिया, वो तो नंबर 3 या 4 में आता है। जेनोसाइड में एक इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब हम और वो, एक सोसाइटी को 2 हिस्से में बांट दो, 2 हिस्से में बांट दो। वो 2 हिस्सों में बांटने का मतलब क्या होता है? जबान भी ऐसी होनी चाहिए, वो लोग, उनका मोहल्ला, वो लोग, उनके लोग, उनका होटल, उनका बिजनेस, ये वो दादरिंग कहते हैं इसको। यानी हम नहीं, इंडिया में रहने वाले हम ना, हम नहीं, वो लोग। ये अदरिंग का प्रोसेस इंडिया में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो आपको स्टेज बोलूंगा, मेरे आपसे दरख्वास्त, जो इंसिडेंट आप व्हाट्सएप में पढ़ते रहते हैं ना, उस इंसिडेंट्स को इसके साथ रिलेट कीजिए, इन स्टेजेस के साथ रिलेट कीजिए। तो पहला स्टेज जो क्लासिफिकेशन का है, यानी एक कौम को 2 ग्रुप में बांटना, एक सोसाइटी को 2 ग्रुप में बांटना, वी एंड देम, जैसा हिटलर ने किया था, जैसा तो रवांडा में किया था, वैसा ही हो रहा है, हम और वो, यानी मुसलमानों को एक अलग ग्रुप, क्लासिफिकेशन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेज उसके अंदर आता है, इसको सिंबलाइजेशन कहते हैं। सिंबलाइजेशन का मतलब होता है एक कौम से जुड़ी जो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स के लिए नफरत पैदा करना, वो सिंबल्स को देख के तो ही नफरत आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, मुसलमानों के सिंबल क्या है? आजान, मस्जिद, हिजाब, हलाल, नमाज, ये पूरे हमारे सिंबल है। नमाज देखते ही मुसलमान, आजान सुनते ही मुसलमानों का है। लेकिन क्या आपको लगता था आज से 20 साल पहले एक नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को देखकर किसी को नफरत होती थी क्या? इज्जत करते थे। मुझे तो अभी भी याद है, आज से 15 साल पहले जब हम लोग रेलवे स्टेशन में कहीं नमाज पढ़ते थे, बहुत इज्जत करते थे लोग हमें,
बहुत इज्जत करते थे, नमाज पढ़ रहे भाई, बहुत इज्जत। अब पुरानी हिंदी फिल्म भी अगर देखेंगे, 30-40 साल पुराने हिंदी फिल्मों के अंदर भी आप देखेंगे, एक आदमी अगर नमाज पढ़ रहे तो बहुत इज्जत का काम था वो। लेकिन आज आप देखो, नमाज बोलते ही नफरत। ये लोग क्या रास्ते में नमाज पढ़ रहे हैं? हर दिन पढ़ते हैं क्या? साल में एक बार ईद में पढ़ेंगे भाई। लेकिन आप नीचे कमेंट्स पढ़ो, तियानमेन सर्कल में जो हुआ वैसा होना चाहिए इनके साथ, यानी फायरिंग होनी चाहिए, इस तरीके का एक सिंबल से नफरत। हिजाब, एक लड़की हिजाब पहन तो किसको क्या प्रॉब्लम? यानी दूसरे, अभी जो उड़पी में जो केस हुआ 6 लड़कियों का, वो लड़कियां क्या बोल रही थी भाई, दूसरे लड़कियां दुपट्टा कंधे पर डाल रहे हैं, हम लोग ये दुपट्टा सर पर डाल रहे हैं, दुपट्टे का कलर भी वही है, कोई तीसरा पीस ऐड नहीं कर रहे हैं। आप जो यहां पर डाल रहे हैं हम वो सर पर डाल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम किसी को? क्या प्रॉब्लम किसी को? लेकिन नहीं, वो देख के तो नफरत आ जाना। आजान, इंडिया ऐसा है कि ये था, मैं आपको बताता हूं, मैं आज से 5-6 साल पहले, 15-20 साल पहले की वाकया बताता हूं। कोस्टल कर्नाटका में जब मैं वहां पर था, वहां पर गैर मुसलमान मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं पानी में, उनकी औरतें भी जो है मच्छी सुखाने के लिए सुखाते हैं, वॉच विच कुछ नहीं देखते। जोहर में जब आजान होता है, उस आजान का उनके लिए मतलब होता था कि पानी राइज होने वाला है, पीछे आ जाओ। तो वो लोग आजान का इंतजार में रहते थे, आजान हुआ काम खत्म, पीछे आ जाओ करके। एक बार 12:30 की जगह 11:30 को गलती से आजान हुई थी, सब लोग आ गए थे, समझे? हुआ था ऐसा, मुअज्जिन साहब से जो गलती हुई थी, 11:30 की जगह 12:30, 11:30 को आजान दे डाला। यानी इतना एक एक्सेप्टेंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। लेकिन आज आप देखो, आजान से लेके क्यों नफरत भाई आपके आजान से लेकर? अब मस्जिदों को ले लीजिए, हलाल खाने से कौन सा टेस्ट चेंज होते हैं क्या? एक आदमी हलाल फूड खाने से, मालूम तो मुसलमानों को ही मालूम होना बहुत मुश्किल, खाना हलाल है क्या नहीं करके, क्या टेस्ट चेंज होता है। लेकिन नफरत, अब आप लोग सोच रहे हैं नफरत कैसे हो रही है भाई? ये ऐसे ही नहीं हो रही। एक संगठन, एक ग्रुप उसके पीछे काम कर रहा है, आरएसएस जैसा एक ग्रुप जबरदस्त प्रोपेगेंडा मिशनरी में काम कर रहा है, मुस्लिम सिंबल्स के खिलाफ नफरत लाना। आप जब एक सिंबल के खिलाफ नफरत लाते हैं, नेचुरली उस कौम के खिलाफ क्या हो जाता है? नफरत आ जाता है। ये सिंबलाइजेशन का प्रोसेस है, ये हो गया है। और एक इंपॉर्टेंट फेज जो आता है इसके अंदर, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। जेनोसाइड हमेशा एक संगठन के तौर पर होता है। आम लोगों को जेनोसाइड कराना है तो इस आम लोगों को किसी ना किसी संगठन के अंदर डालना है। इसलिए आप देखते हैं, एक टाइम सिर्फ आरएसएस था, एक टाइम सिर्फ वीएचपी था। अभी उनका स्ट्रैटेजी आप देखिए, पूरे इंडिया के अंदर अलग 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 नाम से एक एक संगठन, और पूरे संगठनों का फंडिंग एक जगह से हो रहा है। वो पूरे संगठनों का कोऑर्डिनेटर आरएसएस है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है। आप देखिए न्यूज में आप देखते होंगे, वहां पर यति कुछ बोल रहा है, वहां पर ये स्वामी कुछ बोल रहा है, ये सबका लैंग्वेज एक। आरएसएस का लेवल नहीं है, वीएचपी का लेवल नहीं है, बीजेपी का लेवल नहीं है, अलग अलग लेवल से हो रहा है। पूरे इंडिया में एक ही दिन एक ही स्टाइल से रामनवमी का रैली होता है, एक ही तरीके से पैटर्न से दंगे होते हैं, लेकिन हर रामनवमी एक संगठन ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, अलग अलग बैनर से ऑर्गेनाइज हुआ। इसका मतलब क्या है? पीछे फीडिंग एक ही ग्रुप का है, नाम अलग अलग हो सकता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फेज है। गुजरात में यही हुआ था। गुजरात में आप लोग सोचते हैं 2002 में दंगे हुए गोधरा की वजह से। बात फैक्ट है, अगर 2002 में गोधरा नहीं होता तो भी गुजरात के दंगे होते, क्योंकि उसके लिए जो जो करना था सब तैयारी हो गई थी, सब तैयारी हो गई थी। अभी थोड़े सिम्टम्स हमें मिले। अभी हमारी टीम पूरे इंडिया में जाकर जहां जहां दंगे हुए, हमारी लीगल टीम जाकर विजिट करके आई है। खरौली का अगर आप देखेंगे, लाइन से दुकानें, सिर्फ 4 दुकानें मुसलमानों के हैं। किसी को पता भी नहीं इतने सारे दुकानों में मुसलमानों के दुकान कौन से हैं। स्पेसिफिक टारगेट करके उन दुकानों को चलाया गया। इसका मतलब क्या है? वेल प्लान्ड, पूरा डेटा लेके बैठे हैं। कौन सा बाइक मुसलमानों का, या दुकान ओनर मुसलमान या सिर्फ किराएदार मुसलमान, पूरा डेटा है। और आपको ऐसा लगता है कि जब दंगे हुए, जो लोग वहां पर मस्जिदों के सामने डीजे किए, उन्होंने दुकान जलाया? गलत, उन्होंने दुकान नहीं जलाया, वो लोग भाग गए। दुकानों को जलाने का टीम ही अलग था। हर जगह दुकानों को जलाने का टीम अलग ही टीम था। वो टीम रैली में आया भी नहीं, वो टीम रैली में आया भी नहीं, वो टीम अलग ही था। वो टीम खाली इशू होने का वेट कर रहा था। इशू हो गया, यहां पर जलाना शुरू। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया है।
लास्ट बात बताता हूं मैं आपको, जेनोसाइड का लास्ट पार्ट है। लास्ट स्टेज जेनोसाइड का क्या है? जब कत्लेआम हो जाता है, सब हो जाता है, लास्ट स्टेज जेनोसाइड का है डिनायल। कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, कत्लेआम हुआ, कहां हुआ? हुआ ही नहीं। वो तो हमारे पर जुल्म हुआ, यानी मरेंगे भी हम, दुकान भी हमारी जलेगी, जान भी हमारी जाएगी, घर भी हमारी टूटेंगे, इल्जाम भी हमारे ऊपर। ये लास्ट स्टेज है, डिनाइल। बोस्निया में आप लोग जानते हैं 5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, 50,000 औरतों का रेप हुआ था। उसके बाद भी जब इंक्वायरी हुआ, मिलोसेविच जो वहां का सर्बिया का जो जिसने मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड कराया था, वो आज भी कह रहा है कहां हुआ जेनोसाइड, कहां हुआ जेनोसाइड? कबर हैं भाई, मास ग्रेव्स हैं मुसलमानों के, कबर मिल रहे हैं आपको। एक एक कबर में हजार लोगों को गाड़ा गया है। कहां हुआ जेनोसाइड? हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। यही होने वाला है। आज भी आप देखो, दिल्ली दंगों में आकर इतना प्रॉब्लम किया, क्या बोल रहे हैं? कहां हुए दंगे? कहां मुसलमानों पर हमला हुआ? मुसलमानों पर हमला हुआ ही नहीं, हम पर हमला हुआ। यही होने वाला है। तो कल आप सोच रहे हैं, कभी हम सोचेंगे जेनोसाइड हुआ तो पूरे दुनिया में इनका नाम खराब हो जाएगा। जेनोसाइड कर कर पूरे दुनिया के सामने प्रूव भी करेंगे कि जेनोसाइड नहीं हुआ, और कुछ नहीं कर सकेंगे हम लोग। हम लोग जो सोच रहे हैं ना, सबको पता, किसी को पता भी नहीं चलेगा हुआ करके, उसको इस तरीके से दबाया जाएगा। ये रियलिटी है। मैं आखिर में 3 बात आपके सामने रखकर मैं मेरी बात को यहां पर खत्म करता हूं। आने वाले दिनों में जो मैं पूरा आपको प्रोसेस बताया, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में आप 3 तरीके के प्रॉब्लम्स देखने वाले हो। आप, मैं, हम सब लोग इंडिया के मुसलमान 3 तरीके के प्रॉब्लम्स देखेंगे। 3 तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएंगे। पहला तरीका होगा जिसमें गवर्नमेंट खुद पॉलिसीज बनाकर, गवर्नमेंट खुद कानून बनाकर, एंटी मुस्लिम लेजिस्लेशंस बनाकर मुसलमानों को टारगेट करेगी। पहला तरीका यह होगा। इसका एक एग्जांपल आपने देखा, सीए एनआरसी। और ऐसा आप मत समझिए कि कानून को एंटी मुस्लिम कानून वो लोग नहीं लाएंगे। एक जनरल कानून लेके आएंगे, लेकिन उस कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होगा कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जाएगा। अब सीए एनआरसी के बारे में क्या बोल रहे हैं? भाई सीए कानून मुसलमानों के लिए है क्या? वो तो जनरल कानून है, आप लोग क्यों डर रहे हैं? लेकिन क्या होगा पता है? एनपीआर बनाया जाएगा। एनपीआर तो नेशनल लेवल पे होता है। एनपीआर के नीचे क्या होता है? डीपीआर होता है। डीपीआर के नीचे क्या होता है? एलपीआर होता है। एलपीआर बनाने की, लोकल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की जिम्मेदारी किसको है पता है आपको? एलपीआर बनाने की जिम्मेदारी आपके तहसीलदार की है। पंचायत ऑफिस में बैठने वाला तहसीलदार को है। उस तहसीलदार को सिर्फ टारगेट्स दिया जाएगा। टारगेट क्या है? अगर 100 एप्लीकेशंस आते हैं, 100 में 20 एप्लीकेशंस को डाउटफुल करना है, बस। उसके लिए कुछ नहीं है। उसको सिर्फ 100 में से 20 एप्लीकेशंस को डाउटफुल बनाना है। फिर आप 20 साल प्रूव करो मैं सिटीजन हूं करके। तो कानून वो लोग स्पेसिफिक नहीं लेके आएंगे, जनरल कानून लाएंगे, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन मुसलमानों के अगेंस्ट होगा। ये डायरेक्ट गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ से होने वाला है, हो रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम्स वो लोग क्रिएट करेंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करके। जो मुसलमान बात करते हैं, जो मुसलमान इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनको गवर्नमेंट एजेंसीज को लेकर या तो साइलेंस कराया जाएगा या तो जेलों में डाला जाएगा। ये यूएपीए, एनआईए, ईडी क्या है? अभी बुलडोजर क्या है? आपको पता है बुलडोजर किसके घरों पे चल रहा है? ये जब आकर मोहल्ले पर हमला होता है ना, हमला होने के वक्त चंद लोग रुकते हैं वहां पर, हमला होने नहीं देते हैं। उनको आइडेंटिफाई करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक मैसेज है, जो भी हमारे प्लान के सामने रुकेगा उसके घर को हम क्या करेंगे? बुलडोज कर देंगे। उसके घर को हम बुलडोज करेंगे। आप ऐसा मत समझिए रैंडम बुलडोज हो रहा है। ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी है बुलडोजर का, जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी से क्या होने वाला है? हर आदमी, भाई क्यों मैं जाके दूसरों के लिए बात करना, क्यों मैं कौम के लिए बात करना, मैं सामने आया तो मैं नोटेड हो जाऊंगा, नोटेड होने से मेरा घर डिमोलिश हो जाएगा। कोई आने वाला नहीं है। ये बुलडोजर स्ट्रैटेजी है। ये एनआईए को यूज किया जाएगा, ईडी को यूज किया जाएगा, पुलिस को यूज किया जाएगा। ये सेकंड स्टाइल है जिसमें एजेंसीज को इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा जिस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट जाएगा, तीसरा तरीका फिजिकल होगा, जिसमें एक मॉब आएगी वेल प्रिपेयर्ड होकर,
एक छोटा ट्रेलर जो उन्होंने रामनवमी के टाइम दिखाया, उस तरीके का जो जेनोसाइड धर्म संसद में लोग बोल रहे हैं, वो जेनोसाइड का वो लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और ऐसा भी मत सोचिए पूरे इंडिया में एक साथ होगा, पूरे इंडिया में एक साथ नहीं होगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो वल्नरेबल्स हैं। थोड़े वो लोग स्टेट वाइज भी नहीं करेंगे, वो लोग लोकेलिटी वाइज करेंगे, लोकेलिटी वाइज करेंगे, मोहल्ले वाइज करेंगे, सिटी वाइज वो लोग करेंगे। ये 3 तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैं ये बता रहा हूं, ये 3 तरीके का प्रॉब्लम फेस भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है फेस नहीं कर सकते, फेस भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी को फेस करने का तरीका है जो सीए एनआरसी के वक्त जिस तरीके से हमने फेस किया, वैसा फेस करने के लिए रेडी होना है। रास्ते पर उतरना है, मुसलसल डेमोक्रेटिक डेमोन्स्ट्रेशंस में हमें जाना है। उस डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अगर केसेस पड़ते हैं, केसेस के लिए रेडी होना है। जान जाती है, जान जाने के लिए भी रेडी रहना है। मैं हमेशा बोलता हूं, आज आप और मैं, एनपीआर हमारे घरों में नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? वो 22 लोग जान दिए इसलिए। कौन से बड़े मुस्लिम लीडर के स्पीच के वजह से, कौन से बड़े मुस्लिम संगठन के काम की वजह से बचकर नहीं है। हम लोग बचकर हैं, वो 22 लोग जो जान दिए उनके वजह से बचकर है। वो जो लोग जेलों के अंदर है ना, यूएपी है, उनके वजह से आप और मैं बचकर है। ये कौन से बड़े लीडरों ने नहीं बचाया, किसी तंजीम ने नहीं बचाया। वहां पर जो लोग रुके, जमीन पर उतरे, अपने ऊपर केस लिए, जेलों के अंदर है, उनके वजह से है। वही तरीका है। फार्म्स लॉ क्यों नहीं आया? 700 सिखों ने, 700 किसानों ने जब अपनी जान दी ना, जो 700 किसानों ने अपनी जान दी ना, वो 700 किसानों ने जान देने की वजह से आज हमारे किसान गुलाम नहीं हुए कॉर्पोरेट्स के, वरना कब के गुलाम हो जाते। तो डेमोक्रेटिक तरीके से सेक्रीफाइस की नीयत से आपको ऐसे जो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज होते हैं, उस पॉलिसीज को अपोज करना होगा। और ये अपोजिशन 1 या 2 लोग नहीं कर सकते, एक संगठन नहीं कर सकता। इसमें कंडीशन सिर्फ इतना है, पूरी की पूरी कम्युनिटी मोबिलाइज होना है। वही कंडीशन है। अगर आप करेंगे, ये नहीं करेंगे, आपको कुचल देंगे, आपको कुचल देंगे। तो इसमें कंडीशन सिर्फ इतना है, पूरी की पूरी कम्युनिटी मोबिलाइज होना है। सीएनआरसी के वक्त क्या तो एक मसलियत से मोबिलाइज हो गई। हमारी कम्युनिटी का भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मफाद बहुत है, मफाद बहुत है। हमारे यहाँ एनआरसी नहीं हुआ। असल एनआरसी कहां पर हुआ? असम में। लेकिन जब असम में एनआरसी हो रहा था, असम के मुसलमानों को, मां को एक डिटेंशन कैंप में डाला रहा था, छोटे एक बच्चे को दूसरे डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा था। उस वक्त हम लोग रास्ते पे नहीं उतरे थे, उस वक्त हम लोग रास्ते पे नहीं उतरे थे। ये कॉन्फिडेंस गया था। अमित शाह को यही कॉन्फिडेंस था। असम में इतना करने के बाद ये लोग भी कुछ नहीं किए। अब क्या होगा देखेंगे। लेकिन जब बात मेरे बीवी के ऊपर आई, जब बात मेरे बच्चे के ऊपर आई, जब हमें ये डर लगा कि मैं इतना प्रॉपर्टी बना के गया हूं, ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम पर ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि मेरे बेटे का और मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम होने वाला है, तब रास्ते पे उतरे। मफाद भी है, मफाद भी है, लेकिन ये मफाद छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई 1-2 लोग आए तो नहीं होगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज आप जैसे लोग, जो लोग कम्युनिटी पर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं, आज यहाँ पर जो आए हैं मामूली लोग नहीं है, कम्युनिटी पर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग हैं आप लोग। आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है, आप ऐसे इश्यूज पर कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज करेंगे। और कम्युनिटी आज रात को बोलकर कल सुबह को मोबिलाइज नहीं होगी। आपको मुसलसल अवेयरनेस कैंपेन्स करने पड़ेंगे। और ये अवेयरनेस कैंपेन्स बड़े बड़े शहर लेवल पर नहीं करना पड़ेगा, आपको मोहल्ले मोहल्ले लेवल पर, औरतों के अंदर, उलमाओं के अंदर, नौजवानों के अंदर, प्रोफेशनल्स के अंदर, अलग अलग तबकात के अंदर, मस्जिदों को इस्तेमाल करके, दरगाह को इस्तेमाल कर कर, कॉलेजेस को इस्तेमाल करके, जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्तेमाल करके आपको मास मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन नहीं है। मास मोबिलाइजेशन करेंगे, आप ये पॉलिसीज को रोक सकते हैं। सोल्यूशन भी है हमारे सामने, लेकिन सोल्यूशन का प्री कंडीशन भी है। सेकेंड जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे, वहां पर लोकल लेवल में जबरदस्त लीगल डिफेंस सिस्टम बनाने की जरूरत है। ये आपका कोई एक नौजवान को लेके जाके लिंचिंग हुआ, उसके ऊपर केस हुआ, नहीं दिल्ली से कोई आएंगे हमारा केस फाइट करने के लिए, वो जमाना गया।
हमारे मोहल्ले में किसी भी एक नौजवान या किसी भी एक संगठन या किसी भी एक एसोसिएशन पर जब ऐसे गवर्नमेंट के एजेंसीज को इस्तेमाल करके टारगेट किया जाता है, उनको लीगल डिफेंड करने की जिम्मेदारी का सिस्टम वहां बनाना जरूरी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमारे मस्जिद कमिटीज जो हैं, क्या काम इनका? पेंटिंग मारना मस्जिद को, लाइट बदलना, बल्ब बदलना, ये काम क्या? वो जमाना गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए बहुत अच्छा काम, वो जमाना गया। आपके मस्जिद मोहल्ले में किसी भी एक बेकसूर नौजवानों को एजेंसीज को इस्तेमाल करके जब टारगेट किया जाता है, उस बेकसूर नौजवानों को हक दिलाना, उसके लिए इंसाफ के लिए लड़ने की जिम्मेदारी उसके घर वालों की नहीं है, पूरे मोहल्ले की है। ये लाना जरूरी है, यही सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन नहीं है। आपके मोहल्ले में किसी एक आदमी जो हक की बात कर रहा है, उसके घर के बाहर बुलडोजर लेके उसका घर डिमोलिश करने के लिए आए, उसका घर ना वो बचा लेना करके नहीं, पूरे के पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी है उसके घर बचाने की। हमने देखा शाहीन बाग में इस बार क्या हुआ, बुलडोजर लेके आए थे, पूरा का पूरा शाहीन बाग जब उधर गया बुलडोजर, वापिस जहां से आया वहीं पर चला गया। क्यों? क्योंकि लोग अपने घर के लिए नहीं उतरे थे, दूसरे के घरों के लिए उतरे थे। लेकिन जहां जहां लोग अपने घर के लिए उतरे, वहां पर बुलडोजर उनके घर पर चढ़ गए। ये सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन नहीं है करके, सोल्यूशन भी है, लेकिन सोल्यूशन में भी क्या करना पड़ेगा? दूसरों के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम बनाना, लीगल सपोर्ट सिस्टम, सोशल सपोर्ट सिस्टम बनाने की जरूरत है। और फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम की मुझे लगता है आज के जमाने में बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कौम हमारी उस लेवल पर पहुंच गई है कि आज इंडिया में जहां जहां ये दंगे हुए हैं, आप अगर रिपोर्ट देखेंगे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चंद एनजीओज ने काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है चंद एनजीओज ने। जिन जिन के घर टूटे थे, एक एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए कलेक्ट करके उनका घर बना के दे दिया है, उनका दुकानें बना के दे दिया है। जबरदस्त काम भी चंद एनजीओज ने किया है। इसका मतलब क्या है? कम्युनिटी पैसा देने के लेवल पे तो आ गई है, उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस क्रेडिबिलिटी लाने की जरूरत है, विश्वास लाने की जरूरत है कि मैं अगर पैसा दूंगा, पैसा करेक्ट जगह पहुंचेगा। वो विश्वास पैदा करना है, बस विश्वास आप पैदा करेंगे, ये कौम पैसा देगी। हमको लोग पूछते हैं ना, पॉपुलर फ्रंट कैसा चल रहा है, पॉपुलर फ्रंट कैसा चल रहा है, पैसा कहां से आता है? कौन देती है भाई पैसा? कौन देती है पैसा? इतना हमारे ऊपर प्रेशर आता है, इतना गवर्नमेंट हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाता है, फिर भी कहां से? कौन देती है भाई पैसा? देती है पैसा बुढ़ी बुढ़ी औरतें एक एक साल चिल्लर चिल्लर पैसा जमा करके हमारे लिए देती है, कुछ फिक्र नहीं। क्यों? क्रेडिबिलिटी है, पता है पैसे देंगे, अकाउंटेबिलिटी है, वो पैसा करेक्ट जगह इस्तेमाल होगा। अकाउंटेबिलिटी आप बना लीजिए लोकल लेवल में, आप फिनेंस का प्रॉब्लम मत कीजिए, कम्युनिटी फंड करेगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। तीसरा चीज, और ये बोल के मैं मेरी बात खत्म कर देता हूं, तीसरा जो भी अपकमिंग प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, जहां पर फिजिकल प्रॉब्लम्स वो लोग क्रिएट करेंगे, या रामनवमी के जैसा हुआ था, या जेनोसाइड जैसा, वो लोग फिजिकल अटैक्स आपके दुकानों पर, आपके घरों पर, आपके शॉप्स पर टारगेटेड जो होगा, उसको फेस करने का एक ही तरीका है, आपको लोकल मोहल्ले में, जिस जिस मोहल्ले में आप हैं, उस मोहल्ले में अपने मोहल्ले के तहफ़्फ़ुज़ करने की कैपेसिटी उस मोहल्ले में तैयार करना है। कोई दूसरा मोहल्ला वाला आने वाला नहीं आपके मोहल्ले। ये सोचना भाई हैदराबाद में बहुत बड़ी मुस्लिम तादाद, जबरदस्त शहर है, कुछ भी हुआ तो वहां के लोग आएंगे, इस तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा, इस तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा, यहां वाला बाहर नहीं जा सकेगा, बाहर वाला यहां नहीं आ सकेगा। एक्सपीरियंस से बताता हूं, कोई बाहर वाला आकर आपकी मदद, पड़ोस मोहल्ला वाला भी आपके मोहल्ले पर आकर आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। छोड़ दीजिए वो चीजें, हमारी तादाद, हमारे नंबर, 1967 से लेकर आज तक इंडिया में जो बड़े बड़े दंगे हुए हैं, मैक्सिमम दंगे मुसलमान अक्सरियत रहने वाले जगहों में ही हुए हैं। मुसलमानों की अक्सरियत रहने वाले जगहों में ही हुए हैं दंगे। कहीं ब्राह्मणों के एरिया में या अपर कास्ट के एरिया में 4 मुसलमान रहते हैं, वहां पर दंगे नहीं हुए, वहां पर वो लोग दंगे नहीं करते। उनके बच्चों को पढ़ना है ना IAS IPS के लिए, डिस्टर्ब हो जाएंगे दंगे हुए तो, नहीं करते उन दंगे, आपके एरिया में आके करते हैं क्योंकि आपके बच्चे डिस्टर्ब होना है। तो इसका सोल्यूशन यही है, हर एक मोहल्ले में आप लोग जाइए, उस मोहल्ले में ऐसा छोटा, अभी हम लोग जा नहीं सकते, हमारे लिमिटेशन है, लेकिन जहां जहां पॉपुलर फ्रंट है हम लोग कर रहे हैं। हर एक मोहल्ले में जाइए, उस मोहल्ले के लोगों को बुलाइए, सिर्फ एक सवाल पूछिए उस मोहल्ले के लोगों को, आज रात को अगर RSS के लोग
एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू आपके मोहल्लों को टारगेट करना आएंगे। अभी 1 घंटे का टाइम भी नहीं, आधा घंटे का टाइम भी नहीं है, क्या आपने आपको, अपने घरों को, अपने दुकानों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? पुलिस आएगी दूर की बात है, वो गवर्नमेंट आएगी, एमएलए एमपी आएंगे दूर की बात है। एज ए इंडिविजुअल मैं कर सकता हूं क्या? हम लोग, हमारे यहाँ के लोग कर सकते हैं क्या? सवाल पूछिए। मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे नहीं भाई, हमने मालूम ही नहीं भाई क्या करना, मालूम ही नहीं हमें क्या करना। चलो भाई, प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम होने के बाद में किस पर केस डालना मालूम क्या? आपको क्या लगता है कि जो ये पूरा दंगे कराते कौन है? कराने वाला आरएसएस के लोग रहते हैं, लेकिन आरएसएस के लोग दंगों के वक्त वहां पर नहीं आते, वो लोग दूसरे मोबाइल टावर के अंदर रहते हैं, क्योंकि पुलिस जो है दंगों के बाद मोबाइल टावर चेक करती है कि दंगों के वक्त इस मोबाइल टावर में कौन कौन लगते हैं, और आरएसएस के लोगों का मोबाइल टावर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग उस वक्त दंगों के वक्त दूसरे मोबाइल टावर के पास रहते हैं। वो लोग एक अलग ही टीम को लेके आते हैं सब काम कराने के वास्ते। लेकिन आपको पता होना चाहिए किसने कराया। कल आप एफआईआर डालें, एफआईआर में स्पेसिफिकली उसका नाम बताएं, ये आदमी, उसका डेजिग्नेशन ये है, इसने किया। हमें पता ही नहीं। बहुत सारे, किसी मोहल्ले में जाके पूछो भाई यहाँ का आरएसएस का शाखा प्रमुख कौन है, वो क्या होते हैं भाई शाखा प्रमुख, वो क्या होते हैं करके पूछेंगे, मालूम ही नहीं हमें मालूम होना है। तो ये लोकल एम्पावरमेंट, लोकल क्राइसिस मैनेजमेंट का काम बहुत जरूरी है। तो मैंने आपके सामने वाकयात नहीं बताए, न्यूज़पेपर कटिंग्स नहीं बताए, मैं आपके सामने डायनामिक्स बताने की मैंने कोशिश की, और ये डायनामिक्स से आगे क्या होने वाला है मैं आपके सामने बताने की कोशिश की, और इसको सॉल्व भी हम लोगों को ही करना है, कोई नहीं करना है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो 3 भी मैं आपको प्रॉब्लम्स बताए और ये 3 का भी जो सोल्यूशन बताए, हम लोग इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात भी आपके सामने कहता हूं, अगर मैं या कोई भी संगठन आकर आपको ये कहता है सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें, उससे बड़ा झूठ कोई भी नहीं है। क्योंकि कोई संगठन हर जगह मौजूद नहीं रहेगा। इंशाल्लाह जहां जहां हम मौजूद हैं वहां करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां पॉपुलर फ्रंट थी वहां रामनवमी का प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं हुआ, पूरे इंडिया में नहीं हुआ। और आरएसएस को भी मालूम है जहां पर पॉपुलर फ्रंट का फ्लैग रहता है, पॉपुलर फ्रंट का पोस्टर से रहता है, उस गली में वो नहीं आते। कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, नहीं आते। लेकिन हर जगह हम लोग नहीं रहेंगे, हम जा भी नहीं सकते, हर जगह पहुंच भी नहीं सकते। तो मैं यहां पर कहूंगा पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉपुलर फ्रंट झूठ है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन कम्युनिटी है। हम आपको बोल रहे हैं 3 तरीके से या 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशंस जो मैंने आपके सामने बताया, एक स्ट्रैटेजी बताया, आप पॉपुलर फ्रंट को जोड़िए। सबसे पहले अगर आप जुड़ सकते हैं जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़ा सकते हैं जोड़ाइए, अलग अलग मोहल्ले में शुरू कर सकते हैं तो शुरू कीजिए। सबसे फर्स्ट सोल्यूशन वही है। एक मुनज़्ज़म तरीके से इंशाल्लाह हम काम करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जीरो से एक व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। एक 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, आरएसएस को कैसा फेस करना है पता है हमें, एक एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे। पहला चीज ज्वाइन कीजिए, मैं ओपन दावत देता हूं। लेकिन आपको लगता है नहीं मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे बहुत सारे दूसरे इश्यूज है, मैं पॉपुलर फ्रंट ज्वाइन नहीं कर सकता, ज्वाइन मत कीजिए। ये नाम जरूरी नहीं है, पॉपुलर फ्रंट का नाम जरूरी नहीं है, ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, काम जरूरी है। लेकिन ये काम करने के लिए अपना एसोसिएशन के नाम से आप कीजिए, अपने एक लेबल से आप कीजिए, आपकी कमेटी के नाम से आप कीजिए। क्या गाइडेंस, क्या सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह हम देंगे। किस तरीके से करना है हम बताएंगे। ये लेकिन देखिए दूसरा, ये 2 तरीका है, ये 2 ऑप्शंस हमारे पास है। ये 2 ऑप्शंस में आगे इंशाल्लाह हम जाना है। हमारे यहाँ पर सिटी के जिम्मेदार भी हैं, इंशाल्लाह सिटी के जिम्मेदारों से कुछ नहीं, वो हमारे स्टेट या रीजन के जिम्मेदारों से भी आप लोगों की टच कराएंगे। जो जो हमारे तरफ से हम असिस्टेंस दे सकते हैं इंशाल्लाह हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, इसका सोल्यूशन वेरी वेरी लोकलाइज तरीके से हमको जाना पड़ेगा। ये बड़ा बड़ा सिटी और स्टेट और नेशनल लेवल के चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, इसकी भी एक इम्पोर्टेंस इसकी जगह है इंशाल्लाह। असल में जो पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है इंडिया के अंदर, वो चाहते भी ये हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है खौफ आना है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर अगर खौफ आ गया उनका आधा काम वहाँ पर हो जाएगा। मैंने आपके सामने 2 जो वाकयात बताए यहाँ पर नस्ल कुशी के, असल में क्या है,
हम लोगों को रियलिटी क्या है उसके बारे में भी पता रहना है, हालात क्या है, क्या हो सकते हैं वो भी पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ हालात बोलकर हम लोगों को डराए, हम मायूसी क्रिएट करेंगे, हिम्मत क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोगों को एक सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है वो बताने के बाद में हमको सोल्यूशनिंग की तरफ भी जाना होगा। अगर सिर्फ मैं आपको ये बताऊं भाई मरने वाले हैं, 6 लाख रुक जाने वाले हैं, इतने लोग जाने वाले हैं और वहां पर रुक गया तो खौफ आ जाता है। लेकिन हम लोग वहां पर ये बताना है ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर ये सिचुएशन से आपको बचना है तो ऐसा करना होगा। हमारे पास ने रास्ते भी हैं जो मैंने आपको एंड में बताए, तो मैंने वहां से रिलेट किया। आपने एक बेहतरीन बात बताई, मैं उसमें ऐड करता हूं। देखिए मुस्लिम में आप लीडर्स हैं इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बताया, पब्लिक के सामने हम इतना नहीं बताते क्योंकि नहीं जाती बात, समझे, वो लोग नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन जब आप आवाम के पास जाते हैं, मैं हमेशा एक बात बताता हूं, आज अगर इंडिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग कम्युनिटी कोई है तो हमारी है। बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, हमको पॉजिटिविटी देना है। आपने एक वाकया बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखिए, हिजरत करके जा रहे थे, उन पर ऑर्डर था, एक ऐलान था कि जो भी इनका पता बताएगा, जो भी इनके पकड़ के जाएगा उसे इतने इनामात मिलेंगे। तो सुराखा ने पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा एहतियात किया था, फुल एहतियात किया था, दूसरे रास्ते से जाना, पीछे से बकरों को लेके आना, जाके पैरों के निशान, सब एहतियात करने के बाद भी सुराखा एकदम ब्रिलियंट था। सुराखा ने पकड़ लिया। फिर अल्लाह की मदद है, हमें पता है क्या हुआ। एक इंसिडेंट क्या था पता है, ऐसा एक वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर, अपना शहर छोड़ के जाना हो रहा है, उससे ज्यादा एक मायूस का वक्त होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन वैसे वक्त में भी जब सुराखा वापस जा रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराखा को बुलाते हैं, सुराखा क्या होता अगर तेरे हाथों में किसरा के कंगन होते? क्या होता तेरे हाथों में अगर किसरा के कंगन होते? किसरा कौन? उस टाइम का बिडन पकड़ लो आज का, या उस टाइम अभी का, उस टाइम का एलन मस्क, सबसे अमीर आदमी। सुराखा मामूली बद्दू। लोग सोचे ऐसे टाइम पर सुराखा को ऐसा बोल रहे हैं ना भाई, किसरा का कंगन तेरे हाथ में मिलेंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टाइल था, हर मायूस दौर में भी पॉजिटिविटी लाना, समझे, पॉजिटिविटी लाना। और एक वाकया बताता हूं, जंगे खंदक। जंगे खंदक के वक्त हम पढ़ते हैं कि जो हालात आए थे, हम लोग कभी कभी जंगे खंदक के बारे में डिस्कस नहीं करते। मैं देखता हूं ज्यादा डिस्कस बदर और उहुद के बारे में कभी कभी होता है, बदर के बारे में बहुत डिस्कस। खंदक के बारे में, खंदक का सिचुएशन आपको पता था, पूरे के पूरे जजीरतुल अरब के लोग आए थे मारने के लिए मदीना। जिन यहूदियों के साथ मुआहिदा हुआ था कि अगर हम पर हमला हुआ आप हमारी हिफाजत करना, वो लोग भी धोखा दे दिए। हर जगह से गिरे हुए, खाने के लिए नहीं। आता है ना कि पेट पर क्या बांधे थे? पत्थर। ये पेट पर पत्थर बांधने का मतलब पता है ना आपको? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको पता होगा, कभी कभी एक्सीडेंट हुआ तो हमारे बॉडी को एक वेट होता है, हमारे बॉडी को वेट है, हमारे कंधों का वेट और सर का वेट जो है हमारा पेट के मसल संभालते हैं। जब आप बहुत दिन खाना नहीं खाते, आपके पेट के मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो आपके बॉडी का वेट संभाल नहीं सकते। इसलिए पत्थर बांध के वो मसल्स को बांध देते हैं ताकि आपके मसल्स आपके पेट को, अपने बॉडी को संभालें। वो शिद्दत की भूख, वैसे भूख में थे। और ऐसे भूख में क्या कर रहे थे? खंदक खोद रहे थे। एक तरफ से पूरा जजीरतुल अरब, एक तरफ से यहूद, दूसरे तरफ से भूखमरी। ऐसे वक्त में सहाबा खड्डा खोदने के वक्त एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, तोड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता था कि जंगे खंदक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का ऊपर का एक भी ऐसा बाल नहीं था जिसमें मिट्टी लगी हुई नहीं थी। यानी सबसे पहले आप थे, दूसरों से नहीं करा था। ये लीडरशिप क्वालिटी है। दूसरे भाई खड्डा खोदो, मैं ऊपर बैठूंगा, चाय पीऊंगा, नहीं, खुद सबसे आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में भाला लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मारा पत्थर को, पत्थर नहीं टूटा, पत्थर में से एक चिंगारी निकली। चिंगारी किस तरफ गई? रोम की तरफ गई, नॉर्थ। और एक मारा, सेकंड चिंगारी आई, किस तरफ गई? पर्शिया की तरफ गई। तीसरा मारा, पत्थर टूट गया, तीसरी चिंगारी निकली, कहां गई? एबिसीनिया की तरफ गए। साहबा ने देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या है ये? समझ में नहीं आया। 3 चिंगारी निकली, तीनों चिंगारी 3 डिफरेंट डायरेक्शन में।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जब पहला मैंने मारा, जो चिंगारी निकली, जब मैंने उस चिंगारी को देखा, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे कैसर के महल दिखाए। अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे क्या दिखाए? कैसर के महल, उस वक्त का सुपर पावर रोम। दूसरा चिंगारी जब मैंने मारा, उसको जब मैंने फॉलो किया चिंगारी को, तब अल्लाह ने मुझे किसरा के महल दिखाए, उसका महल दिखाए। और तीसरा जब मैंने मारा, मुझे एबिसीनिया के महल दिख रहे, एबिसीनिया इथोपिया के मुझे महल दिखे। इसका मतलब क्या है? हमारी कहानियां खत्म होने वाली नहीं है, ये सारे हमारे कंट्रोल में आने वाले हैं। आपको लग रहा है कि ये सब लोग मिलके हमें खत्म करेंगे, मदीना ही है हमारे पास और कुछ भी नहीं, ये सब लोग मिलके मदीना को खत्म करने के लिए आए। हमारी कहानियां खत्म होने वाली नहीं, हमारी बहुत लंबी कहानी है, ये पॉजिटिविटी है। तो आप लोग भी, मैं हजरत के बात को मैं वापस वाजी करके बताता हूँ। उलमाओं की, मैं उलमाओं का एक प्रोग्राम किया था, बहुत सारे उलमा आए थे। प्रोग्राम होने के बाद उलमा मुझसे कंप्लेंट किए, अनीस भाई आप जो बताए बात सही है, ये बात लेकिन हम मस्जिद में बोलेंगे, दूसरे दिन जॉब में नहीं रहेंगे, दूसरे दिन जॉब से निकाल देंगे हमें, समझे? तो मैं उन उलमाओं से मैं हमेशा उलमाओं से कहता हूँ, आप ये हालात मत बताओ, आप सोल्यूशन भी मत बताओ, आपका काम नहीं है। हालात भी मत बताओ, सोल्यूशन भी मत बताओ, आप सिर्फ मुसलमानों के अंदर गैरत पैदा करो, बस सिर्फ गैरत पैदा करो, सिर्फ गैरत पैदा करो। ये कौम के अंदर आप गैरत पैदा करेगी, ये कौम खुद सोल्यूशन निकाल देगी। आज हमारे गैरत को ही मार दिए ना, और आप मिंबर से गैरत पैदा करने में कोई आपको जॉब से नहीं निकालेगा, कोई आपको जॉब से नहीं निकालेगा। कुरान और हदीस से ऐसी बातें बताओ, प्रैक्टिकल बातें बताओ, जिससे गैरत पैदा होती है। अनफॉर्चुनेटली वैसा कंटेंट उनके पास नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली उनके पास कंटेंट नहीं होता। छोटा मिसाल आपको बताता हूं। आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम फतेह किया, सुना होगा ना? फतेह किया, उसके बाद बहुत बड़ी कहानी है। रिचर्ड आया था सेकंड क्रूसेड में, तीसरे क्रूसेड में। रिचर्ड क्या लेके आया था पता है आपको? लंदन से रिचर्ड क्या लेके आया था पहली बार? कैटापोल्ट लेके आया था। कैटापोल्ट का मतलब वो लकड़ी की बहुत बड़ी एक चीज होती है ना, जिसमें पत्थर रख के मारते हैं, ऐसा दूरबीन जैसा, हाँ, वो पत्थर रख के मारते हैं, उसमें दूर तक जाता है पत्थर। अब ये कैटापोल्ट को क्या करना है? यहाँ से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आर्मी जो है, उस कैटापोल्ट पर आग उड़ा रही थी, आग जलाने के लिए। लेकिन वो कैटापोल्ट इतना बड़ा था कि आग उड़ाएंगे, आग स्लिप होकर नीचे चल जाती थी। अब आग लगना है तो आग रुकना है ना। उस वक्त एक मुस्लिम साइंटिस्ट आता है, वो मुस्लिम साइंटिस्ट आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है कि मैंने ऐसा एक सोल्यूशन बनाया है, पहला ये सोल्यूशन आप उस कैटापोल्ट पर फेंको, वो सोल्यूशन उस कैटापोल्ट पर चिपक जाएगा। उसके बाद जब आप आग लगाएंगे, वो आग कैटापोल्ट में चिपक जाएगी और जल जाएगी। तो वैसा एक सोल्यूशन बनाया गया। उस सोल्यूशन को पहले तीरों से फेंका गया, उसके बाद आग लगाया गया और कैटापोल्ट्स पूरे जला दिए गए। अब ये चीज जब आप नौजवान बच्चों के सामने बताएंगे, हमारे बच्चों के सामने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आएगा कि हमारे पूर्वजों ने इस तरीके के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट किए थे। लेकिन ऐसी बातें कहाँ आते हैं? आज साइंटिस्ट के बारे में सुनना है तो एलन मस्क की बात सुनना है, या फिर इसकी मार्क ज़करबर्ग की बात सुनना है। मौलवियों की बात नहीं सुनेंगे साइंटिस्ट बनने के लिए। तो ये जो पॉजिटिविटी जो आपने बताया, वेरी जरूरी है। हालात बताएंगे ताकि दुनिया में रहना है, हवा में नहीं रहना है, लेकिन इसका सोल्यूशन कुरान और हदीस की सीरत से बताना भी बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह इतनी बातें आपके सामने रखनी थी। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।